Hello everyone, welcome at Make My Career, Achieving Excellence Together online learning platform. Myself, Amit Tripathi, your mentor of chemistry at ATC प्रयागराज यूपी. आज गाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट चैप्टर में सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे सॉलिड को गैसेज और लिक्विड से. स्टेट्स ऑफ मैटर जब हम पढ़ते हैं तो सॉलिड को अगर हम गैसेज और लिक्विड से डिफरेंशिएट करें तो आप क्लियरली इस बात को समझते हो कि गैसेज का न तो वॉल्यूम डेफिनिट है और ना ही गैसेज का शेप डेफिनिट है. जिस कंटेनर में गैस को रख दोगे उस कंटेनर का शेप ही उस गैस का शेप होगा और उस कंटेनर का वॉल्यूम, अगर वो कंटेनर एम्प्टी है तो उस कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होगा. लिक्विड में वॉल्यूम तो डेफिनिट है लेकिन उसका शेप डेफिनिट नहीं है. पानी को अगर तुम भगोने से बाल्टी में रख दो तो उसका शेप बाल्टी वाले कंटेनर की जैसा हो जाएगा. इसका मतलब कि सॉलिड के अंदर दोनों ही डेफिनिट है. सॉलिड का शेप भी डेफिनिट है और वॉल्यूम भी डेफिनिट है. एक खास बात जो हमें पढ़ना है क्लास 12th में, वो पढ़ना है एटम्स के अरेंजमेंट के पैटर्न को. सॉलिड चैप्टर में हमें एटम्स के अरेंजमेंट के पैटर्न को सीखना है. तो ध्यान देना है आपको, एटम के अरेंजमेंट के पैटर्न को हम लोग यहां ऑर्डर बोला करेंगे. हम लोग जब हम कहते हैं ऑर्डर, इसका मतलब यह होता है कि हम डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न की बात करते हैं. और अब हम सबसे पहले आपको समझाना चाहते हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो भी प्रॉपर्टी हम डील करेंगे वो सभी क्या होंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दैट प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डू नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट. ओके, तो नाउ यहां जो हमने ब्लू और ऑरेंज कलर के जो बॉल्स बना के रखे हैं, अगर मैं एक ब्लू कलर के बॉल को, इस बॉल को सोडियम प्लस आयन एज्यूम कर लो, इस ब्लू कलर के बॉल को अगर मैं सोडियम प्लस आयन एज्यूम कर लूं और इस ऑरेंज कलर के बॉल को अगर मैं Cl माइनस एज्यूम कर लूं, तो ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल. सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है. अब इस तरह से ढेर सारे NaCl के मॉलिक्यूल्स हम अरेंज करते जा रहे हैं और जब इनको स्पेस में अरेंज कर दे रहे हैं, स्पेस में अगर हम मॉलिक्यूल्स को अरेंज करें, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को अरेंज करते हैं तो क्या बनता है? लैटिस. तो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, पार्टिकल, आयन इन स्पेस इज कॉल्ड एज लैटिस. तो यहां हम लोगों ने जो ये बनाया है वो क्या है? लैटिस. जैसे एक घर है और उस घर में ढेर सारे छोटे छोटे कमरे हैं, उसको मिला के एक मकान बन गया. सारे कमरे मान लो एक ही जैसे, आइडेंटिकल, एक ही तरह कमरे हैं. ओके, तो ढेर सारे छोटे छोटे कमरे मिलकर जो मकान बना, वो मकान क्या है? लैटिस. लेकिन जो छोटे छोटे कमरे हैं जिनको जोड़ के लैटिस बना है वो क्या है? यूनिट सेल. तो हम लोग समझना चाहते हैं कि इस लैटिस का यूनिट सेल कैसा होगा. अगर कोई लैटिस स्क्वायर जैसा है तो उसका यूनिट सेल भी स्क्वायर जैसे होगा. अगर कोई लैटिस क्यूबिक है तो उसका यूनिट सेल भी क्यूबिक होगा. ट्रायंगुलर है तो भी ट्रायंगुलर होगा. तो ये जो शेप आप यहां देख पा रहे हो, ये कैसा है? ये है स्क्वायर की तरह, यानी इसका यूनिट सेल भी स्क्वायर की तरह होगा. अब यहां पर हमें यह समझना है कि यूनिट सेल को हम क्या लें और क्या नहीं लें. हमें यह समझना है कि यूनिट सेल को क्या लें और क्या नहीं लें. ओके, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि यूनिट सेल क्या होना चाहिए. देखो, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है. लेकिन यूनिट सेल किसको ले सकते हैं और किसको नहीं ले सकते, इसकी क्या कंडीशन है ना? कंडीशन ये है कि यूनिट सेल में सारे कॉर्नर पे रहने वाले एटम सेम होंगे. तो यहां जो कॉर्नर दिख रहा है ब्लू एटम है और यहां कॉर्नर पे ऑरेंज एटम है, इसलिए यह यूनिट सेल नहीं हो सकता. हालांकि इसका शेप स्क्वायर जैसा है. तो फिर यूनिट सेल कौन हो सकता है? ये हो सकता है ना, ये यूनिट सेल हो सकता है. चलिए, अब आप देखोगे कि यूनिट सेल जितने होते हैं ये सारे यूनिट सेल आपस में कनेक्टेड होंगे. जैसे अपने मकान में जो कमरे होते हैं वो क्या होते हैं? सारे कमरे की जो वॉल होती है वो कॉमन होती है, कॉर्नर्स कॉमन होते हैं, वॉल कॉमन होता है, छत है ना, किसी का छत किसी के लिए फ्लोर बन जाता है.
तो ये सारी चीजें कॉमन होती है। बिल्कुल वैसे ही ये जो वॉल है ये दोनों यूनिट सेल के लिए क्या आइडेंटिकल है, ये जो बॉल है ये जो आयन है ये दोनों में क्या है कॉमन हो रहा है। ओके, तो ये जो यूनिट सेल है इसमें सभी यूनिट सेल्स आपस में इस तरह से जुड़े होना चाहिए कि दो यूनिट सेल में कोई गैप नहीं हो। ओके, अब हम बात करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं यूनिट सेल में सारे कॉर्नर पे लेने वाला एटम होने वाला एटम ब्लू एटम लूं। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि कॉर्नर पे ऑरेंज एटम ले लो। ये ध्यान दो, ये भी यूनिट सेल हो सकता है। आपको आइडेंटिकल लेना है, सब एक जैसे होने चाहिए, कॉर्नर पे ब्लू ही हो ये जरूरी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि ब्लू और ऑरेंज वाली बात ही नहीं है, कॉर्नर पे सेम एटम होने चाहिए, आइडेंटिकल यूनिट सेल होना चाहिए। आप स्पेस भी ले सकते हो, इवन आप स्पेस भी ले सकते हो। देखो आपने यहां पर यूनिट सेल में सारे कॉर्नर पे स्पेस लिया है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि जब सारे कॉर्नर पे स्पेस लोगे तो शेप कैसे बनेगा। शेप बनाने के लिए, कोई भी शेप बनाने के लिए कॉर्नर पे जहां से जहां मैच कर रहे हो वहां पे एटम तो होना चाहिए ना। दैट्स वाई हम लोग ऐसे यूनिट सेल की बात करते हैं जहां कॉर्नर पे कोई ना कोई एटम हो। तो आप मेरे को बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज यूनिट सेल, तो आप क्या बोलोगे? यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ लैटिस। यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ लैटिस। All the unit cell must be identical and there should not be gap between them. अगर इनके बीच में कोई भी गैप है दो यूनिट सेल के बीच में तो वो यूनिट सेल नहीं होगा। आप देखो, आपसे मैं पूछता हूं क्या ये यूनिट सेल है? नहीं, पहले ही हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि सारे कॉर्नर पे रहने वाले एटम सेम होना चाहिए, तो ये यूनिट सेल तो नहीं है। ओके, फिर ये यूनिट सेल तो नहीं है ना। अब हमें यह समझ में आ गया कि यूनिट सेल अगर स्क्वायर है तो उससे बनने वाला लैटिस भी स्क्वायर जैसा होगा। अगर यूनिट सेल क्यूबिक है, थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम लोग जो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जो कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जो आयनिक क्रिस्टल पढ़ेंगे वो थ्री डायमेंशनल होगा। सोडियम क्लोराइड, नमक की हम बात करें तो नमक कैसा है? 3D सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा सॉलिड है? 3 डायमेंशनल सॉलिड है। एक अच्छा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर के अंदर मैथमेटिक्स भी यूज हो रही है, विजुअलाइजेशन भी यूज हो रहा है, और ये सब कुछ केमिस्ट्री के सिलेबस में है, इसलिए है बहुत इंटरेस्टिंग। तो अब यहां पर आप देखो, मैं ढेर सारे यूनिट सेल के बारे में बात करता हूं जो थ्री डायमेंशनल हो। तो थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं? आप देख पा रहे हो 7 टाइप के थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल होते हैं। मैथमेटिकली थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल 7 टाइप के होते हैं। ये 7 टाइप कौन कौन से हैं? क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहिड्रल, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहिड्रल, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। मैं चाह रहा था कि इस तरीके से आपके सामने आए। और ये जो क्यूबिक और हेक्सागोनल ने अपनी प्रेजेंस अलग तरीके से दी है आपके सामने, उसकी वजह यह है कि हमें जो क्लास 12th में यूनिट सेल स्टडी करना है, जो अपने सिलेबस में है, जो अपने करिकुलम में है, वो क्यूबिक और हेक्सागोनल है। लेकिन ये जितने 7 टाइप के यूनिट सेल हैं, इन सबका आपको एंगल और साइड तो याद करना ही है। और इस पर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब देखोगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन, तो इस पे क्वेश्चन आपको IIT JEE में भी मिलेगा, नीट एग्जाम में भी मिलेगा, आया हुआ मिलेगा, है ना। अब मैं बात करता हूं कि इनके शेप्स को कैसे याद करें, है ना। देखो, इनको याद करने का मैं एक आसान सा तरीका बताता हूं। आप जरा समझो कि अगर कोई भी थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल है तो उसमें साइड्स क्या क्या होंगे? A, B, C, 3 साइड्स होंगे। और बिल्कुल वैसे ही इनके एंगल क्या क्या होंगे? अल्फा, बीटा एंड गामा। एंगल क्या क्या होंगे? अल्फा, बीटा एंड गामा। अब मुझे याद कराना है आपको कि इनके साइड्स और एंगल को कैसे हम लोग लर्न करें, वो तरीका मैं आपको सिखाता हूं। देखो, यहां पे हम लोग जो पैरामीटर लैटिस के देखेंगे वो यहां पर क्रिस्टल का इंटरसेप्ट्स मतलब साइड, और यहां पर क्रिस्टल के एंगल्स, अल्फा, बीटा, गामा का रिलेशन, एंगल, और यहां पे साइड्स ABC। तो पहला काम तो ये होता है, लेक्चर 1 में सबसे पहला ये जरूरी होता है कि हम लोग सारे यूनिट सेल के टाइप के साथ साथ उनके साइड्स और एंगल को याद कर लें, जिसको कि मैं अपने कॉन्सेप्चुअल एंड मैजिकल मेथड से
जो कि पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, मैजिकल मेथड ऑफ एटी सर, उस मैजिकल मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। और इस मैजिकल मेथड को हम लोग आजकल इसका नाम जो बच्चों ने रखा है वो रख दिया एटीएम। एटीएम मतलब अमित त्रिपाठी मेथड। ओके, तो दोस्तों मैं यहां पे आपको याद कराने जा रहा हूं क्यूबिक। साइड और एंगल यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है, साइड और एंगल यहां बोर्ड पे सबके लिखे हुए हैं, ठीक है। कैसे आप इसको लर्न करोगे, है ना, व्हाट इज एटीएम, यहां समझना है फॉर दिस टॉपिक। ओके, यहां समझना है, तो ये मैं आपको सिखाता हूं, बड़ा ध्यान से देखो। फटाफट मैं आपको याद करा देता हूं इनके साइड्स और एंगल, ये सारा हमें याद करना है और इसके लिए बड़ा आसान सा टेक्निक है। ओके, चलो भाई, अब मुझे याद कराना है आपको क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक। कोई जरूरी नहीं कि आप इसी ऑर्डर में याद करो, कैसे भी आप याद कर सकते हो। एक आप नया ऑर्डर बनाओ, आप ऐसे याद कर लो। आप याद करो क्यों रोता है टॉम, क्यों रोता है टॉम। आप याद करो क्यों रोता है टॉम। क्यू फॉर क्यूबिक, आर एच फॉर रोम्बोहेड्रल, टी फॉर टेट्रागोनल, H फॉर हेक्सागोनल, है ना। ये टी क्या है, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक। अब आप देखो ये रोम्बोहेड्रल है ना। अब इनके साइड्स याद कर रहे हैं, बड़ा आसान तरीका है। आपको याद हो गया क्यों रोता है टॉम, याद हो गया आपको क्यों रोता है टॉम। अब देखो ये जो दोनों है ना, इनके तीनों साइड इक्वल है। ध्यान दो, तीन साइड है, यहां तो तीनों बराबर होंगे तो दो बराबर होंगे, एक तो इक्वल नहीं होगा ना। इक्वल होने के लिए कम से कम दो तो चाहिए ना। तो भाई यहां तो तीन बराबर होंगे, यहां तो दो बराबर होंगे। तो बेटा देखो इनको, इन दोनों के तीनों साइड बराबर है। ओके, याद हो गया। टेट्रागोनल और हेक्सागोनल, इनके दो साइड इक्वल है, इनके दो साइड इक्वल है। और जो लास्ट वाले तीनों हैं टॉम, है ना, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक, इनके कोई भी साइड इक्वल नहीं है। मुझे लगता है कि आपको साइड्स याद हो चुके। क्यों रोता है टॉम में ऊपर वाले का तीनों साइड इक्वल है, इसमें टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में, है ना, दो साइड्स इक्वल हैं और लास्ट में कोई इक्वल नहीं है। ओके, अब क्रॉस चेक करो, आपको जो याद है क्रॉस चेक करो। चलो क्यूबिक, क्यूबिक में तो वैसे भी सबको याद है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्यूबिक के बाद हम लोग क्या था, रोम्बोहेड्रल, यहां भी इक्वल होंगे। क्यों रोता है, टी, टी फॉर टेट्रागोनल, है ना, इसमें दो साइड इक्वल होंगे। हेक्सागोनल, क्यों रोता है ना, हेक्सागोनल, इसमें भी दो साइड इक्वल होंगे। और टॉम, जो बचे तीन हैं, कोई साइड इक्वल नहीं होंगे। ये देखो टॉम का ओ है, कोई साइड इक्वल नहीं है। ये टॉम का टी है, कोई साइड इक्वल नहीं है। और ये टॉम का एम है, कोई साइड इक्वल नहीं है। हम लोगों ने एटीएम से याद किया साइड्स के रिलेशन को। अब मैं आपको एंगल सिखाता हूं कैसे याद करना है। एंगल को याद करना सिखाता हूं भाई। ओके, एंगल याद करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लर्न करेंगे एंगल। ऑब्वियस है, अगर थ्री डायमेंशनल कोई भी शेप है तो एंगल अल्फा, बीटा, गामा, इनके बीच का रिलेशन देखना होगा। सबको पता है कि क्यूबिक लैटिसेस में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। क्यूबिक लैटिसेस में सारे एंगल इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। यानी यहां पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 होगा। ये बात तो हम लोग के एकदम जहन में है कि ऐसा होता है। ओके, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब आप इसी के साथ याद कर लो क्यूटो, है ना। हाँ, किसी छोटे से बच्चे को पकड़, कितने क्यूटो, क्यूटो, कितने क्यूट हो तुम, है ना, क्यूटो। अब याद कर लो क्यूटो, है ना। आजकल बड़े बड़े लोग भी आपस में सब करते हैं। ओके, तो क्यूटो में क्यूबिक, ओके, टी फॉर टेट्रागोनल, याद रखना, ट्राइक्लिनिक नहीं, और ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक,
क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ये तीनों एक जैसा एंगल होता है। तो क्यूब का तो एंगल पता ही था, वही एंगल टेट्रागोनल के लिख दिया हमने, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक तीनों के एंगल एक जैसे होते हैं, तो यहां पर एंगल कैसा हो गया, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90। याद हो गया एंगल आपको, याद हो गए क्यूटो, याद हो गए। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। देखो मोनो मतलब क्या होता है, 1, तो जिसका एक एंगल 90 ना हो, मोनोक्लिनिक है ना, जिसका एक एंगल 90 ना हो, तो अल्फा बीटा तो 90 हो बट गामा 90 ना हो, चलेगा? एक एंगल 90 नहीं है, बाकी दो 90 है। ट्राई क्लिनिक, ट्राई मतलब तीनों, जिसके तीनों एंगल ना आपस में इक्वल हो और जो 90 के इक्वल हो। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गामा, इज नॉट इक्वल टू 90। ना 90 के इक्वल है ना आपस में इक्वल है, कुछ भी इक्वल यहां पे नहीं है। ट्राई क्लिनिक मतलब कोई भी इक्वल नहीं हो, मोनोक्लिनिक मतलब एक इक्वल नहीं हो 90 के, बाकी दो हो। हेक्सागन, सबको पता है हेक्सागन ऐसे बनता है, हेक्सागन ऐसे बनाते आ रहे हैं हम लोग बचपन से, ऐसे बनाते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये एंगल तो 120 होता है, ये 2D है बेटा, 2D। एक हेक्सागन और ले लो ऊपर ऐसे, और दोनों को ऐसे सब मिला दो तो क्या बनेगा, 3D। और जब 3D बनेगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 90। इसका मतलब एक एंगल 120 करना है और बाकी सब क्या करना है, 90 कर देना है। तो हेक्सागन में क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा इज इक्वल टू 120। अच्छा ये अल्फा बीटा गामा के चक्कर मत पड़ना, कोई भी एंगल अल्फा बीटा गामा तो किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, ओके। अब कौन बचा, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को बस ऐसे याद कर लो कि सारे एंगल इक्वल तो होंगे लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे। देखो ना क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में साइड सेम है, साइड एक जैसा है, इनके साइड्स एक जैसे हैं, एंगल इसके सारे इक्वल भी और 90 इक्वल है, इसके एंगल इक्वल तो है बट 90 के इक्वल नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि जो एंगल हम लोगों ने याद किया है वो परफेक्टली याद किया है कि नहीं याद किया है, ओके। चलिए मैं इसको यहां से हटा दूं, नहीं तो आप क्या करोगे, इसी को देख देख करके बस मैच करोगे और बोलोगे सही याद किया है, जबकि सही याद नहीं किया, सही मिलाया है, मैचिंग करा है। मैचिंग नहीं करना है, जो आपके माइंड में बात गई है उस बात को यहां से मैच करना है कि हम लोग सही सही सीखे हैं कि नहीं सीखे, ओके। अब हमारे पास एंगल याद करने का तरीका पहला क्या था, क्यूटो, क्यूटो, क्यूटो। तो क्यूबिक, क्यूबिक के लिए क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। और सेम यही किसके लिए था, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल इसके लिए भी वही एंगल था। ऑर्थोरोम्बिक उसके लिए भी वही एंगल था। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक ये तीनों तो सही याद हो गए हम लोग को। अब मोनोक्लिनिक, मोनो एक एंगल 90 नहीं था, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक ये देखो एक एंगल 90 नहीं है, बीटा 90 नहीं है, दो तो है ना, वो अल्फा गामा हो सकते हैं, अल्फा बीटा भी हो सकते हैं और वो बीटा गामा भी हो सकते हैं। तो ये है ट्राइक्लिनिक, मतलब तीनों में से कोई ना इक्वल है और ना ही आपस में ना इक्वल है और ना ही 90 इक्वल है। यहां देखो ना सभी ना आपस में इक्वल है और ना 90 के इक्वल है। हेक्सागन, मैंने कहा था हेक्सागन का एक एंगल 120 होगा और बाकी तो 90 होएगा ही होएगा। ये देखो ना एक एंगल 120 है और बाकी 90 है। बचा कौन, रोम्बोहेड्रल, जो आपस में तो इक्वल है बट 90 के इक्वल नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो गाइस ऐसे ही टेक्निकल तरीके से केमिस्ट्री को हमें सीखना है। और ये जो एटीएम है, ये जो अप्रोच है मैजिकल एंड लॉजिकल, ये अप्रोच किसी एक लेक्चर में नहीं, किसी एक टॉपिक में नहीं पर्टिकुलर, ये पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस में लाना है। और जिस दिन हम सब लोग ये अप्रोच पूरे केमिस्ट्री में लाएंगे, हमारा केमिस्ट्री पे कमांड होगा। हम किसी भी क्वेश्चन को यूं सॉल्व करेंगे और वो दिन लाना है हमें, वो कॉन्सेप्ट, वो स्टैंड अपना लेना है, उस लेवल पे अपने कॉन्सेप्ट को ले जाना है। इसके लिए आप हमारे साथ लगातार पढ़ते रहिए केमिस्ट्री एट कौन सा चैनल, मेक माई करियर MMC,
जिसका स्लोगन है अचीविंग एक्सलेंस टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।